हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की और मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है बट इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो सारी आपको देखनी भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप। अगर वर्ल्ड में यूरोप महाद्वीप के भूभाग की बात करें, क्षेत्रफल कितना है, तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 7% है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का भूभाग लगभग 30% है। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, लगभग 20% क्षेत्रफल है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका लगभग 16%, दक्षिणी अमेरिका लगभग 12% है, अंटार्कटिका लगभग 10% और उसके बाद 6 नंबर पर आता है यूरोप, जो कि लगभग 7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। देन लास्ट में आता है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, लगभग 5% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। आज हम यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप से। ये यूरोप महाद्वीप का फिजिकल मैप है और ये यूरोप महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप है। आपको भी एटलस साथ में लेके बैठना है ताकि आप इस तरीके से मार्क कर सकें और सारी चीज़ें जब वापस एटलस ओपन करें तो ये सारी चीज़ें रिकॉल कर सकें। यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत श्रेणी कौन सी है? यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और पूर्व में एशिया महाद्वीप है। अब हम बात करें यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो नॉर्वेजियन सागर है। नॉर्वेजियन सागर से नीचे आएंगे उत्तर सागर और यहाँ पे पश्चिम की तरफ हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। उत्तर सागर और यहाँ पे ये है बाल्टिक सागर और ये जो है बोथनिया की खाड़ी। फिर यहाँ पे है भूमध्य सागर, ये है एड्रियाटिक सागर, ये है इयोनियन सागर, ईजियन सागर, काला सागर और ये है एजो सागर। तो ये सारे सागर अब आपको मार्क कर लेने हैं। अगर आप एटलस साथ में लेके बैठे हैं तो इसी तरीके से साथ में मार्क करते जाए ताकि रिकॉल करने में आसानी होगी। आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, फिर एड्रियाटिक सागर, इयोनियन सागर, ईजियन सागर, काला सागर और एजोव सागर और इस तरफ आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा, ये है कैस्पियन सागर और ये है यूराल पर्वत श्रेणी जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में यूरोप पर्वत है, यूराल पर्वत श्रेणी के पूर्व में एशिया महाद्वीप है। यूराल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप है और यह है कैस्पियन सागर। अब हम आगे बात करेंगे पर्वत, पठार, मैदान और नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले पर्वत श्रेणी से। सबसे पहले हम पर्वत श्रेणी में सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रेणी देखेंगे? यूराल पर्वत श्रेणी। ये है यूराल पर्वत श्रेणी जो कि रूस देश में है और एशियाई रूस व यूरोपीय रूस को अलग करता है।
अब हम बात करेंगे काकेशस पर्वत श्रेणी के बारे में। काकेशस पर्वत के बारे में, काकेशस पर्वत जो है वो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। ये है कैस्पियन सागर, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। ये है कैस्पियन सागर और ये है काला सागर। कैस्पियन और काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूज, जो कि लगभग 5633 मीटर है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज। इसको जूम करके थोड़ा सा देख सकते हो। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भी माउंट एल्ब्रूज है। काकेशस पर्वत जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान देशों में फैला हुआ है। जब यहाँ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है काकेशस पर्वत, इसको जब पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा जो काकेशस पर्वत जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान देशों में फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे आल्प्स पर्वत श्रेणी की। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में नवीनतम वलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लॉन्क है। अब हम बात करेंगे आल्प्स पर्वत श्रेणी की। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे देखो, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉन्क है, जो कि लगभग 4807 मीटर है, जो यूरोप महाद्वीप की सेकंड ऊंची चोटी है। फर्स्ट कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज है और यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो माउंट ब्लॉन्क है, जो कि आल्प्स पर्वत पर स्थित है। अब हम बात करेंगे ये जो आल्प्स पर्वत श्रेणी वो फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली, स्विट्जरलैंड देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, अब आगे पिरेनीज पर्वत, यह भी एक वलित पर्वत है और यहाँ पे आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। ये रहा पिरेनीज पर्वत, यह भी एक वलित पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन की प्राकृतिक सीमा बनाता है। यूरोप महाद्वीप एग्ज़ाम ओरिएंटेड महाद्वीप है। एग्ज़ाम में खूब सारे क्वेश्चन यूरोप महाद्वीप से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा, कौन सा पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है? पिरेनीज पर्वत है। अब आगे हम बात करेंगे स्कैंडिनेविया जो पर्वत श्रेणी है वो स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क देशों में, ये रही यहाँ पे स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी। ये कौन से देशों में? स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क देशों में फैला हुआ है। और अगर पूछे फैनो स्कैंडिनेविया पर्वत, तो इसमें फिनलैंड को अगर ऐड कर लेंगे तो फैनो स्कैंडिनेविया पर्वत होगा। स्कैंडिनेविया प्लस फिनलैंड अगर ऐड हो जाता है तो फिनो स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी। पिनाइन पर्वत श्रेणी ब्रिटेन में है। एपिनाइन पर्वत श्रेणी इटली में है। ये यहाँ पे एपिनाइन पर्वत श्रेणी इटली में। कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी भी ब्रिटेन में है। हॉर्स पर्वत जर्मनी और फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। जर्मनी में आपको ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और वात्सेस पर्वत श्रेणी भी जर्मनी में है। यहाँ पे आपको पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेगी। ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी है ब्रिटेन में, ये पेनाइन्स पर्वत श्रेणी है ब्रिटेन में। ये जो मैप है वो ब्रिटिश द्वीप समूह का मैप है। अब हम आगे बात करेंगे नदियों के बारे में। सबसे पहले राइन नदी की बात करें। राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत श्रेणी से होता है। ये रेड पेन से मार्क कर रखा है, ये राइन नदी है। राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत श्रेणी से होता है और उत्तर सागर में गिरती है। ये जो है उत्तरी सागर है। ये जो राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत श्रेणी से होता है और उत्तरी सागर में गिरती है। यहाँ पे देखो, इसके मुहाने पे जो है रोटरडम बंदरगाह है।
इस नदी से 5 देश फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड का व्यापार होता है। यह नदी विश्व के सबसे व्यस्ततम आंतरिक नदी जलमार्ग है और इसका जो रोटरडम से लेके बेशल नगर तक 700 किलोमीटर में यह नदी जल परिवहन योग्य है। अब हम बात करेंगे रोन नदी की। रोन नदी भी आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ से ये जो नदी निकल रही है रोन नदी है। रोन नदी आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ पे ये आल्प्स पर्वत श्रेणी है और यहाँ से रोन नदी निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। यूराल नदी यूराल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। इस तरफ जहाँ पे मैंने आपको अभी यूराल पर्वत बताया था वहीं से यूराल नदी का उद्गम होता है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ये कैस्पियन सागर है। ये यूराल नदी के अलावा यहाँ पे आपको वोल्गा रिवर दिखेगी। वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी रिवर है जो रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। और आगे हम बात करेंगे ये जो रिवर है ये है नीपर जो यूक्रेन से बहते हुए काला सागर में गिरती है। नीस्टर जो नीस्टर है वो काला सागर में गिरती है। और ये जो पर्वत श्रेणी है कारपेंथियन की पर्वत श्रेणी है। एक और रिवर है यहाँ पे डैन्यूब रिवर। ये है डैन्यूब रिवर। ये जर्मनी से निकल रही है। देखो यहाँ से जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से बहते हुए ये रिवर कहाँ गिर रही है? काला सागर में। डैन्यूब रिवर। अब हम बात करेंगे ये जो डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी के यूरोपीय भाग को कृषि यूरोप कहा जाता है। थेम्स, टाइबर और सीन नदी। थेम्स नदी जो है थेम्स नदी के किनारे लंदन नगर बसा हुआ है। टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है और सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। यहाँ पे आपको देखो सीन रिवर देखने को मिलेगी। ये है फ्रांस, ये है पेरिस में यहाँ से सीन रिवर निकल रही है। और थैम्स में आपको लंदन, थैम्स के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। ये जो है यूरोप महाद्वीप का फिजिकल मैप है और ये आपको पॉलिटिकल मैप शो हो रहा होगा। ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में आप यहाँ की कंट्रीज स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारा पॉलिटिकल मैप है। अब मैं आपको नोट्स के थ्रू कुछ चीज़ें बताऊंगी और जो हमने अभी तक पढ़ा है उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखो पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको खुद को चीज़ें हाथों से भी बनानी पड़ेगी। ये है यूरोप महाद्वीप का मैप जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी पिरेनीज पर्वत श्रेणी। ये शॉर्ट नोट्स है जिसके थ्रू आप रिवाइज जल्दी कर सकते हैं। ये सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं और अगर आप यूजीसी नेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखना। ये पिरेनीज पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत के दक्षिण में रोन नदी है। रोन नदी जो भूमध्य सागर में गिरती है और आल्प्स पर्वत के उत्तर की तरफ राइन नदी है जो उत्तरी सागर में गिर रही है। और यहाँ पे है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में है। यहाँ से डैन्यूब रिवर निकलती है और काला सागर में गिरती है। नीस्टर ये भी काला सागर में गिरती है और नीपर ये भी काला सागर में गिरती है। और यहाँ पे ये है हॉर्स पर्वत श्रेणी, ये भी जर्मनी में है। ये है डॉन रिवर। आगे बढ़ेंगे, ये है वोल्गा रिवर जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। रूस से बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूराल पर्वत श्रेणी और यहीं से यूराल नदी निकलती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। अब आगे हम बात करें, देखो यूरोप महाद्वीप को प्राय द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कील नहर जर्मनी में है। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया और इसकी जो कुल लंबाई है 99 किलोमीटर है। यह उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है।
अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी खनिज पेटियां हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो तो नोटबुक साथ में लेके बैठना और इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना। आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत काम आएगी। नॉर्मली जनरल कोई भी एग्ज़ाम है तो ये जनरल जीके है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हर एग्ज़ाम में आप नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग यहाँ से आते हैं। तो अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। यह है सबसे पहले लौह अयस्क। लौह अयस्क कहाँ पे मिलेगा? स्वीडन की जो फेमस खान है वो किरुना, गैलीवियर और डेनमोरा। अब हम बात करेंगे देखो स्वीडन जो है अपना लौह अयस्क किसको निर्यात करता है? ब्रिटेन को निर्यात करता है। ठीक है। जर्मनी में सार और सैक्सोनी क्षेत्र है। फ्रांस लॉरेन और नॉर्मंडी। स्पेन बिलबाओ क्षेत्र। ग्रेट ब्रिटेन नॉर्थम्बरलैंड और स्कॉटलैंड क्षेत्र। अब हम बात करेंगे कोयला की। लौह अयस्क कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये आपने देख लिया है। स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड ग्रेट ब्रिटेन। अब हम बात करेंगे कोयला की। कोयला ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन। देखो अभी हमने पढ़ा कि स्वीडन अपना लौह अयस्क ब्रिटेन को निर्यात करता है क्योंकि स्वीडन के पास कोयला नहीं है और वो कोयला ब्रिटेन से आयात कर लेता है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ब्रिटेन में लंकाशायर, जर्मनी में रूर प्रदेश, पोलैंड में साइलेशिया, यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन। 50 डिग्री अक्षांश के सहारे ब्रिटेन में लंकाशायर क्षेत्र से रूर प्रदेश व साइलेशिया से होते हुए यूक्रेन के डोनेट्स्क बेसिन तक ये जो पट्टी फैली हुई है यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, अतः इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। कहाँ से? लंकाशायर से लेकर डोनेट्स्क बेसिन तक। अब हम बात करें कुछ कोयला उत्पादन के क्षेत्र की। ब्रिटेन में लंकाशायर, जर्मनी में रूर प्रदेश है। राइन नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए फेमस है और राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो कोयला क्षेत्र है वो बेल्जियम, पोलैंड और यूक्रेन है। अब हम बात करेंगे आगे कुछ जनजाति के बारे में। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? लैप्स जनजाति है जो कि उत्तरी यूरोप में लैपलैंड प्रदेश में पाई जाती है। ये मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है और लैप्स जनजाति के जो घर हैं उनको क्या बोलते हैं? सिजदा कहा जाता है। अब देखो ये तो एक क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट एंड। फिर आगे हम बात करें आइसलैंड आग की लपटों का देश है। आग की लपटों का देश कौन सा है? आइसलैंड। और नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो है वो निम्न भूमि के देश कहलाते हैं। पोल्डर समुद्र में दीवार लगाकर भूमि प्राप्त करना जिसे क्या कहा जाता है? पोल्डर। ट्यूलिप नीदरलैंड देश में विश्व प्रसिद्ध फूल। ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं वो नीदरलैंड में पाए जाते हैं और वर्ल्ड फेमस हैं। और ये तो आप सभी को पता होगा भूमध्य सागर के चारों तरफ सागरीय कृषि का विकास हुआ है। यहाँ पे खट्टे फलों की कृषि की जाती है। अब यहाँ पे कुछ देखो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ को देखेंगे हम। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप महाद्वीप में हुई थी लगभग 18वीं सदी के मध्य में। यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे प्रगतिशील महाद्वीप है। अब हम औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे ग्लासगो, डंडी, एडिनबर्ग, लिवरपूल, मैनचेस्टर, शेफिल्ड, बर्मिंघम, लंदन, ये सारे जो हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। यहाँ पे देखो स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश जो आपको दे रखा है ये यहाँ पे ग्लासगो जो कि जलयान उद्योग के लिए फेमस है, एडिनबर्ग जलयान के लिए और डंडी पटसन उद्योग के लिए। सेकंड है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। यहाँ के कुछ फेमस औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें मैनचेस्टर है जो सूती वस्त्र के लिए, जैसे हम कहते हैं ना भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ना, उसी तरीके से जो मैनचेस्टर है वो एक क्षेत्र का नाम है जो कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में है? लंकाशायर इंडस्ट्रियल एरिया में जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। लिवरपूल सूती वस्त्र के लिए, शेफील्ड कांटा, चम्मच और कैंची के उद्योग के लिए जाना जाता है। लीड्स ऊनी वस्त्र के लिए, डर्बी मोटर गाड़ी
उद्योग और वायुयान के लिए। फिर आगे हम बात करेंगे मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। ये सारे डायग्राम में दे रखे हैं इस तरीके से। देखो, नंबर 1 स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? ग्लासगो, डंडी और एडिनबर्ग। नंबर 2 लंकाशायर। लंकाशायर में कौन कौन से? लिवरपूल, मैनचेस्टर, शेफील्ड। नंबर 3 मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, बर्मिंघम। नंबर 4 लंदन औद्योगिक प्रदेश। मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के कारखानों से निकलता हुआ धुआं आसमान में काली परत के रूप में दिखाई देता है, अतः इसे काला प्रदेश या ब्लैक कंट्री कहा जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो बर्मिंघम है। पीतल और भारी उद्योग का विकास होता है। लंदन औद्योगिक प्रदेश। लंदन औद्योगिक प्रदेश में वायुयान, जलयान, पोशाक, पेट्रो रसायन, इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। बेलफास्ट नगर, इसे विश्व की लिनेन वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ये यूरोप महाद्वीप का डायग्राम है। सबसे पहले हमने क्या देखा? ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक प्रदेश हमने देख लिया। सेकंड क्या है? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी यूरोप का त्रिकोण औद्योगिक प्रदेश, ये यहाँ पे दे रखा है। पश्चिमी यूरोप का त्रिकोण औद्योगिक प्रदेश जिसमें नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस यानी एम्स्टर्डम, डॉर्टमुंड, लिली मिलकर कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं? पश्चिमी यूरोप का ट्रायंगल बनाते हैं। और लास्ट जो है पो घाटी औद्योगिक प्रदेश। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड औद्योगिक प्रदेश जो कि है फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन था जिसकी हमने चर्चा कर ली है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे सूती वस्त्र, लिनेन वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का उद्योग हुआ है। इसमें फेमस कौन कौन से नगर हैं? गेंट नगर, कॉट्रिक, रोबॉक्स और लिली। पश्चिमी यूरोप का ट्रायंगल। पश्चिमी यूरोप में ट्रायंगल में ये जो एम्स्टर्डम नगर है कहाँ पे? नीदरलैंड में, जो जलयान उद्योग और हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है। और रोटरडम नगर है वो नीदरलैंड में है, इसे यूरोपोर्ट बंदरगाह कहा जाता है। चौरलाई बेल्जियम में शीशा उद्योग। एंटवर्प नगर बेल्जियम में हीरा उद्योग। सांबे कैम्प्राइन औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और उत्तर फ्रांस देशों में विकसित हुआ है। लौह इस्पात व हीरा उद्योग का विकास हुआ है। रूर औद्योगिक प्रदेश या निम्न राइन औद्योगिक प्रदेश, ये जर्मनी में है। ठीक है, यहाँ के कुछ फेमस क्षेत्र हैं आसेन, डार्टमुंड और कॉलेन नगर। यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लास्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वो है पो घाटी इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ पे है? इटली में है। मिलान और ट्यूरिन। मिलान में सूती वस्त्र और ट्यूरिन को इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है। लौह इस्पात उद्योग यूरोप में औद्योगिक केंद्र है। ग्लेनबेंच सूती वस्त्र उद्योग जिसे जर्मनी का मैनचेस्टर कहा जाता है। मून चेन ग्लेनबेंच को जर्मनी का मैनचेस्टर कहा जाता है। हैम्बर्ग नगर जर्मनी का जलयान उद्योग होता है। इसके अलावा कुछ और फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे है डैस्डेन जर्मनी में चीनी मिट्टी के बर्तन। लिप्जिंग जर्मनी में है कृषि उपकरण और औजार के लिए। जेना जर्मनी ऑप्टिकल जो चश्मा वगैरह बनाते हैं उनके उद्योग के लिए फेमस है। ज्यूरिख नगर स्विट्ज़रलैंड में है, घड़ी और कैमरा उद्योग के लिए फेमस है। मार्सलीज नगर फ्रांस में शराब उद्योग के लिए फेमस है। टुलूज फ्रांस में है, वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। पेरिस फ्रांस में फैशन डिज़ाइनिंग के लिए फेमस है और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। तो ये था हमारा यूरोप महाद्वीप। इन शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जून में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे वो मैं शॉर्ट्स में लगाती रहूँगी। एंड देन हमारी जो नेक्स्ट जो भी सीरीज़ रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो मैं खुद पढ़ती हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि टाइम मिलता है मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपके भी ये सारी चीज़ें काम आ सके। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।